हेलो एवरीवन। अब हम अपने आगे के टॉपिक पे चलते हैं। अभी तक हमने जहाँ भी देखा था, है ना, थर्मोडायनेमिक्स के आइडियल कंडीशंस पे जो भी हमने देख लिया, प्रोसेस में, वर्क डन पे, इंटरनल एनर्जी पे। अब हम क्या देखते हैं कि जब दो गैसेस को एक चेम्बर पे अगर हम फिल करें, और मिक्सेबल गैस नहीं है, दोनों मिक्स नहीं हो सकती हैं, तो अगर वो दोनों गैस को एक चेम्बर पे रख रहे हैं तो हमारे पास उसके स्पेसिफिक हीट पे, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे या मोलर हीट कैपेसिटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, मैं हेडिंग डालना स्टार्ट करता हूँ और हम देखते हैं। जैसे मेरी हेडिंग क्या है, गैसियस मिक्सचर। गैस यस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर। हम किसकी बात कर रहे हैं? गैसियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉन रिएक्टिव गैसेस है, दो नॉन रिएक्टिव गैसेस है और एक वेसल पे बंद की गई है जिसका वॉल्यूम V है। उस पे एक गैस का मोल नंबर ऑफ मोल N1 है और दूसरे का N2 है। इस तरह से मिक्स किया गया है। ठीक है, तो देखो, अब अगर मैं इस पे लिखते चलता हूँ, कैसा है मेरे पास, इफ टू नॉन रिएक्टिव, इफ टू नॉन रिएक्टिव, टू नॉन रिएक्टिव gases, gases are enclosed, are enclosed in a vessel, in a vessel of volume, of वॉल्यूम कितना है मेरे पास, V में फिल करके रख दिया। ठीक, तो उस मिक्सचर पे फर्स्ट गैस का जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल है वन N1 है, स्मॉल n1, और दूसरे का कितना है, N2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, तो देखो, अगर मैं ये पूछा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो आप कितना कहोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कितना कह के बताओगे आप यहाँ पर, कि ये CV मतलब जो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले गैस के लिए कितना हो जाएगा, N1 इंटू एवोगेड्रो नंबर। इसी तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कौन सा, सेकंड गैस के लिए, ये फर्स्ट गैस के लिए है, एक सेकंड गैस के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो कि N2 होगा। N2 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, स्मॉल n2 इंटू कितना हो जाएगा, Na के इक्वल हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम लोग इसको देखते हुए चलते हैं। ठीक, अब अगर ये मेरे पास हुआ कि जैसे एक गैस का वेट मेरे पास कुछ है, दूसरे गैस का वेट कुछ और है, तो मेरे पास दोनों का मोलिकुलर वेट कितना होगा, दोनों का मोलिकुलर वेट कितना होगा। ठीक, तो देखो, पहले तो ये समझो कि टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा। पहले तो ये समझो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल जब आप कहोगे तो आप इस मोल को कितना लिख सकते हो बताओ। इस मोल को ही आप ये लिखोगे कि ये N1 प्लस कितना हो जाएगा, N2, सॉरी, N1 प्लस N2, मतलब इंडिविजुअल गैसेस के मोल का समेशन हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं ये पूछा कि मेरे पास उसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, अब पूछते हुए चल रहे हैं हम लोग, अलग अलग हेडिंग्स पे चलते हैं। तो अगर मुझे मोलिकुलर वेट चाहिए, मोलिकुलर वेट चाहिए, तो मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स के वेट को ही आप मोलिकुलर वेट कहते हैं, ये कहते हैं। तो मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट, ठीक, तो मोलिकुलर वेट आप किसे कहते हैं, मेरे पास जैसे अगर ये हुआ कि मेरे पास कैसा, मोलर मास अपॉन क्या कहते हो आप, उसमें नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते हो मोलिकुलर वेट के लिए। तो आप जब यहाँ पे इंडिविजुअल्स के मोलर मास को लोगे, जो कि कितना हो जाएगा, N1 इंटू कितना हो जाएगा, M1 प्लस ओ N2 अपॉन M2। ठीक, ये कैसा है, टोटल मोलर मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको कैसा मिल जाएगा, उसका मोलिकुलर वेट मिल जाएगा, जिससे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किससे रखेंगे, कैपिटल M से रख रहे हैं। ठीक है, ये चीज होगा। देखो, मोलर मास मतलब कैसा होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर वेट का मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है।
ठीक। अब देखो ना यहाँ पर आपका कैसा है, मोलिकुलर वेट चाहिए जो एकदम कैसा, मोलिकुलर वेट इनटू नंबर ऑफ मोल्स का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर वेट इंडिविजुअल का, ये टोटल का है और ये यहाँ पर आ गया। ठीक। चल, इसके बाद आगे चल, अगर हम दोनों, देखो अगर हम क्या कर रहे हैं कि दोनों को मिक्स करते हैं, अगर दोनों गैस मिक्स होती तो क्या एनर्जी चेंज होगी क्या, नहीं, एनर्जी अभी भी कैसी होगी, मेरे पास सेम होगी। ठीक है, मतलब if we mix, if we mix gases, total internal energy या no loss in internal energy, नो लॉस इन इंटरनल एनर्जी, मेरे पास इंटरनल एनर्जी ऑलवेज भी कैसी होगी, सेम होगी। तो अगर देखो इंडिविजुअल गैस का स्पेसिफिक हीट अलग अलग था, लेकिन जब मैं मिक्स करूंगा तो मेरे पास अब की कंडीशन में उनकी स्पेसिफिक हीट हमेशा कैसे रहेगी, अलग अलग रहेगी। ठीक है, जहां पे एडियाबैटिक कांस्टेंट कितना होगा मेरे पास, एडियाबैटिक एडियाबैटिक कांस्टेंट हमारे पास कौन सा है, गामा है। ठीक है, अगर एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा है तो अब समझते चलो कि मेरे पास कैसा, जब हम लोग इसे कैसा किए हैं, मिक्स किए हैं, तो स्पेसिफिक हीट कितना होगा, तो हमारे पास देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट फॉर मिक्सिंग, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर, ऑफ द मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, ये CV मिक्स के इक्वल होगी। ठीक है, ये मिक्सिंग के लिए रहेगा। तो देखो जब मिक्स हो जाएगा तो आप क्या जानते हो कि मेरे पास इंटरनल एनर्जी ऑलवेज भी सेम रहेगी, तो डेल यू तो आपके पास कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मिक्सिंग से पहले जो रही होगी वो कितनी रही होगी, पहले की इंटरनल एनर्जी और दूसरे गैसेस के कारण जो इंटरनल एनर्जी आई होगी। तो इंटरनल एनर्जी कैसी होगी, पहले की ये n हुआ होगा, पहले का टेम्परेचर कुछ और, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कुछ और होंगे, स्पेसिफिक हीट कुछ और होगा, और मेरे पास एटलीस्ट टेम्परेचर भी पहले का कुछ और रहा होगा, कि सेम रहा होगा जब मिक्सिंग की होगी। देखो जब गैसेस मिक्स हो गई होंगी तो मेरे पास उस टाइम पे जो भी टेम्परेचर रहा होगा उनके मिक्स होने के बाद भी वही टेम्परेचर रहेगा। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। जब दो गैसेस डिफरेंट टेम्परेचर भी रखोगे तो वो हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहेंगे। तो जो बाद में मेरे पास टेम्परेचर मतलब जो उनके मिक्सिंग का स्पेसिफिक हीट आएगा वो भी वही टेम्परेचर पे आएगा। ठीक है, तो ये प्लस अगले स्टेप में कौन सा हुआ, N2 CV2, और ये कौन सा हुआ T, और इधर से हमारे पास देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, N1 प्लस N2, और मिक्सिंग के लिए CV मिक्स, और ये टेम्परेचर कौन सा T। देखो T से T कैसा हो जाएगा, कैंसिल, जहां से CV मिक्स की जो वैल्यू आप लिखोगे वो कितना लिखोगे बोलो, N1 CV1 प्लस ओ N2 CV2 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास, N1 प्लस कौन सा हो गया, N2 हो गया। ये आपके पास CV मिक्स की वैल्यू आ गई, देख लो यही चीज होगा। ठीक, अब देखो यहीं पर से आप ये समझो कि जो CV की वैल्यू आप लिखते हो, नॉर्मल जो CV की वैल्यू लिखते हो वो R बाई ऑफ क्या लिखते हो, गामा माइनस वन, जब एडियाबेटिक कांस्टेंट आपको गिवन होता है। ठीक है, तो देखो अगर ये गिवन होता है तो CV मिक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, CV मिक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो R बाय ओ गामा माइनस वन हो जाएगा, रिजल्टेंट कुछ भी आए वो गामा हो जाएगा। बट जब मेरे पास पहले के लिए देख रहे होगे तो
उसके लिए सबसे फर्स्ट के लिए मेरे पास एडियाबैटिक कांस्टेंट कुछ और होगा, उसी तरह से सेकंड के लिए एडियाबैटिक कांस्टेंट कुछ और होगा। दोनों के लिए एडियाबैटिक कांस्टेंट की वैल्यू कुछ अलग अलग सी होगी। तो जब यहाँ पे मिक्सिंग के लिए आप देखोगे तो आप कैसे लिखोगे, इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, देखो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, बोलो सीवी मिक्स के लिए कितना लिखोगे, आर अपॉन, बोलो ना कितना लिखोगे, इसी इक्वेशन को डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर अपॉन गामा माइनस वन, और इधर कितना हो जाएगा एन वन प्लस एन टू इज इक्वल टू एन वन, सी बी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर अपॉन गामा वन माइनस वन प्लस एन टू आर अपॉन गामा टू माइनस वन हो जाएगा। इस तरह से कुछ चलेगा, ठीक है। देखो आर आर कैंसिल कर लोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, बोलो एन वन प्लस एन टू, और इधर कौन सा हो जाएगा गामा माइनस वन इज इक्वल टू एन वन गामा वन माइनस वन प्लस एन टू गामा टू माइनस वन, ठीक। सिमिलर आप चाहो तो किसके लिए मेरे पास स्पेसिफिक हीट और कैसा मेरे पास प्रेशर के लिए भी तो लिख सकते हो ना। चलो मैं लिख देता हूँ इसी में आगे बढ़ के, स्पेसिफिक हीट, specific heat of the of the mixture mixture at constant volume, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम पे तो हमने देख लिया, अगर इस पे हम देखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ, सी पी मिक्स इज इक्वल टू एन वन सी पी वन प्लस एन टू सी पी टू अपॉन एन वन प्लस कितना हो जाएगा एन टू, एकदम सिंपल सा इस तरह से ये देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे हम आगे बढ़े और एक क्वेश्चन पे देखते हैं, दो क्वेश्चन रहेंगे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। देखो जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, ए गैसेस मिक्सचर इनक्लोज्ड इन ए वेसल consist of 1 mole of a gas A with gamma is equal to 5 by 3 and another B with gamma is equal to 7 by 5 at a temperature T. The gases A and B do not react with each other and assume to be ideal. Find the number of moles of the gas B if gamma is the is if gamma for the gaseous mixture is 19 by 3, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि ए गैसियस मिक्सचर इनक्लोज्ड इन ए वेसल कंसिस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस ए विथ कितना है गामा बाय 3, गामा इज इक्वल टू 5/3, मतलब बोल रहा है एक गैसियस मिक्सचर किया गया है इनक्लोज्ड वेसल पे, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, जिसमें से 1 मोल ऑफ ए गैस, ठीक, ए के लिए कितना है गामा इज इक्वल टू 5/3, ए के लिए कितना है मेरे पास एडियाबैटिक कांस्टेंट 5/3 और बी के लिए कितना है 7/5, टेम्परेचर मेंशन है टी, द गैस ए एंड बी डू नॉट रिएक्ट, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है और अज्यूम किया गया आइडियल है, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस बी बताना है, जहां पे मेरे पास गामा फॉर गैस कांस्टेंट ऑफ मिक्सचर के लिए कितना है 19/3, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पे मेंशन। देखो तो जब आपके पास ऐसा है तो क्वेश्चन में कुछ स्पेशल नहीं है, आप समझने की कोशिश करो कि गामा ए की जो वैल्यू है वो कौन सा है 5/3 और गामा बी की जो वैल्यू है वो कौन सा है 7/5, और जो मिक्सिंग के लिए निकल के आया है, मिक्सिंग के लिए निकल के आया है वो कितना है 19/13, इस तरह से टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मेरे पास जब मिक्स की बात की जाएगी तो मिक्स के लिए हम कितना लिखेंगे, बोलो मिक्स के लिए सीवी मिक्स के लिए हम लिखते हैं N1 CB1 प्लस N2 CB2 अपॉन N1 प्लस कितना लिखते हैं
सीवी मिक्स की वैल्यू आर बाई ऑफ गामा माइनस वन होगा। इनक्लोज्ड वेसल है, मतलब कैसा वॉल्यूम है मेरे पास, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए बात कर रहा है। कौन से वॉल्यूम के लिए बात कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, और आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे वैल्यू कि आपके पास ये कितना होगा, आर गामा मिक्स के लिए ही होगा, ठीक। गैस कांस्टेंट तो सभी के लिए सेम ही होगा, इज इक्वल टू, फिर आप एन वन की वैल्यू क्वेश्चन पे बोला है कि 1 मोल के लिए ही है, तो N1 की तो वैल्यू गिवन है, Cv1 की जो वैल्यू है आर गामा ए है, ठीक है, ए माइनस वन प्लस N2 आर गामा बी माइनस वन अपॉन N1 प्लस कितना हो जाएगा, ये N2 हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2 अपॉन गामा माइनस वन, अगले स्टेप में N1 गामा ए माइनस वन प्लस N2 गामा बी माइनस वन, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे वैल्यू रखो, N1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, वन प्लस N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, फाइंड करनी है भाई। गामा की मिक्स की वैल्यू कितनी है, 19/13 माइनस वन। आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने का कभी भी मैं सजेशन नहीं दूंगा, मैं हमेशा ये कहूंगा कि यहाँ पर आपको सीवी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, सीपी की वैल्यू एडियाबेटिक कांस्टेंट के फॉर्मेट में, और बस बाकी ये मिक्सिंग के लिए पता होना चाहिए, आप काम कर जाओ, ठीक है। इज इक्वल टू, अगले स्टेप में आप चुपचाप ये लिखो, N1 की वैल्यू वन है, गामा ए की वैल्यू 5/3 माइनस वन है, प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास, N2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास नहीं मेंशन है, फाइंड करने के लिए बोल दिया है। गामा बी की वैल्यू आपके पास है 7/5 माइनस वन। आप इसे सिंप्लीफाई करो, एक इक्वेशन एक अननोन है, आप इजीली बता सकते हो कि मेरे पास N2 की जो वैल्यू होगी वो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ये कितना हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, मुझे इसे सॉल्व करना नहीं है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि N2 की वैल्यू आप कितना लिखो, ठीक। तो N2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2 ग्राम मोल आ जाएगी। ये N2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये, N2 की वैल्यू, ठीक। चल आगे बढ़े हम, बोलो बोलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चल अब जब आगे चलते हैं तो एक क्वेश्चन है हमारे पास मिक्सिंग से, एक और क्वेश्चन देखते हैं, दो ही क्वेश्चन रहेगा मिक्सिंग से, मिक्सिंग से बहुत सारे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर बाकी हम लोग कैसे डिफरेंट प्रोसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए पढ़ने लगेंगे, क्योंकि मेरे पास जितनी भी प्रोसेस हमने पढ़ी है वो सबको हम धीरे धीरे करके देखना स्टार्ट करें, ठीक। चल तो पहले जैसे हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो दिख रहा है कि हाउ मच हीट एनर्जी शुड बी एडेड टू द gaseous mixture consist of 1 gram of hydrogen and 1 gram of helium to rise its temperature from 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार कांस्टेंट टेम्परेचर पे और एक बार सॉरी एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक बार कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। क्वेश्चन एकदम इजी सा पूछ रहा है कि हाउ मच हीट एनर्जी शुड बी एडेड टू गैसियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ग्राम ऑफ हीलियम। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और 1 ग्राम ऑफ हीलियम है, दोनों को अगर मैं मिक्स कर रहा हूँ, अगर मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूँ तो मुझे कितना टेम्परेचर, मतलब कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कि मेरे पास उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाए, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक बार कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। देखो अब ये चीज समझने की कोशिश करना, नॉर्मल कंडीशन दिया है, मिक्सचर का है, गैस जब भी अगर आप देख रहे होगे तो हाइड्रोजन आपको एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में H2 के फॉर्मेट में दिखता है, नॉर्मल हाइड्रोजन ऐसा H बस नहीं दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन कैसा है मेरे पास, डाई एटॉमिक है या कैसा है ये बता दो, क्योंकि Cv की वैल्यू चाहिए होगी ना भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आप लिखोगे ना Cv की वैल्यू, ऑफ क्या लिखते हो, F/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 इंटू आर, यही लिखते हो ना। तो मेरे पास हाइड्रोजन के लिए तो चाहिए होगा, तो देखो हाइड्रोजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसी तरह से हमारे पास किसके लिए चाहिए होगा, किसके लिए, हीलियम के लिए, ठीक। और Cp की भी वैल्यू चाहिए होगी, ये तो हमें समझ में आए, क्योंकि देखो
मुझे चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर चाहिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे और किस पे, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे और किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि देखो आपको जब कैसा है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए चाहिए तो दोनों गैसेस मिक्स होना स्टार्ट हो, ठीक है। दोनों गैस पे पहली बात आप क्या लिखते हो कि Q की जो वैल्यू होती है वो N इंटू सी वी इंटू डेल टी होती है, किसके लिए मेरे पास V कैसा होता है जब कांस्टेंट होता है। इसी तरह से कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी लिखते हो, बट यहाँ पे Cp आता है। तो N क्या है मेरे पास, N टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। तो मुझे पहले नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के लिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो हाइड्रोजन के लिए मुझे ये चीज मालूम है कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। बोलो बोलो, हाइड्रोजन कैसा है, डाई एटॉमिक है। कैसा है मेरे पास, डाई एटॉमिक है। और डाई एटॉमिक है मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए, बोलो। डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए, दिखा रहा हूँ उंगली फिर भी नहीं बता रहे हो। डाई एटॉमिक के लिए कितना होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मोलिकुलर वेट कितना होगा हाइड्रोजन का, देखो अब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए चाहिए तो हाइड्रोजन को NH लिख दे रहा हूं मैं। हाइड्रोजन के लिए अगर नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, सिंपल सा बताओ कैसा, जो गिवन मास है मेरे पास गैसियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। मास अपॉन क्या करते हो, मोलिकुलर मास से डिवाइड करते हो, ठीक है, या मोलिकुलर वेट से, ठीक। तो देखो कितना ग्राम है, 1 ग्राम है। और मोलिकुलर वेट कितना होगा हाइड्रोजन का, H2 का, ठीक है। तो H2 के लिए कितना हो जाएगा, एक के लिए एक है तो दो के लिए कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ, तो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का कितना आ गया, 1/2 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से और किसके लिए मैं देखना चाहूंगा, हीलियम के लिए। तो हीलियम मेरे पास कैसा है, मोनो एटॉमिक है कि कैसा है मेरे पास, बताना चाहोगे। और हीलियम कैसा है मेरे पास, मोनो एटॉमिक है। कैसा है, मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक, ठीक। मोनो एटॉमिक है मतलब हीलियम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हम आंख बंद करके ये बता सकते हैं कि ये कितना होगा, 3, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा मेरे पास, ये बताओ, बोलो। देखो मोलिकुलर, मोलिकुलर वेट हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। आपको पता है कैसे, उसके न्यूक्लियस के फॉर्मेट से, दो हाइड्रोजन के लिए नहीं काउंटिंग करना, एक ही के लिए काउंटिंग करना है, ठीक है। उसी तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके लिए मेरे पास, हीलियम के लिए कितना हो जाएगा, बोलो। उसका जो मास गिवन है, वेट गिवन है, वो भी 1 ग्राम ही लिया है ना, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 1 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक। और बट मोलिकुलर वेट कितना होता है हीलियम का, आप बताओ, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। तो ये मेरे पास हो, तो जहां पे मोलिकुलर वेट हीलियम का कितना होता है, इसे आप क्या बोलोगे, मोलिकुलर, मोलिकुलर वेट कहते हो, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका, 4 होता है, ठीक। तो अब ये चीज है, तो मोलिकुलर हीट कैपेसिटी अब कितना हो जाएगा मेरे पास, आप सिंपल सा आप कह सकते हो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, या सीवी मिक्स बता सकते हो। अगर आप सीवी मिक्स की वैल्यू बता दी तो अब आपके पास सब काम हो जाएगा। देखो सीवी मिक्स के लिए आप लिखते हो N1 CV1, ठीक, प्लस N2 CV2, और ये कौन सा हो जाएगा, N1 प्लस कौन सा हुआ, N2 हुआ। इसके बाद ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/2। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम CV1 की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर, मैं कितना लिखूंगा, बोलो, F/2 इंटू आर हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया कितना, 5/2 इंटू आर हो गया। तो लिख दे रहा हूँ। दूसरे वाले में आप ये कह सकते हो कि CV2 की जो वैल्यू देखने को मिलेगी, ये कितनी देखने को मिलेगी, इसको फर्स्ट एज्यूम करेंगे और इसे कौन सा एज्यूम करेंगे, सेकेंड हीलियम को एज्यूम कर रहे हैं। जहां पर इसे मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लिखूंगा, 3/2 इंटू कितना हो जाएगा, आर, ठीक। दूसरे में ये कितना है, 1/4
इंटू 3/2 इंटू आर, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करो, N1 प्लस ऑफ N2 को ऐड करो तो आपको हो जाएगा 1/2 प्लस ऑफ 1/4। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि सीवी मिक्सिंग की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितना हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर से, तो ये हो जाएगा 5 और 2 10 और ये कौन सा हो जाएगा 13 आर। डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 8। डायरेक्टली मैं कैल खत्म कर दिया, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, फिर इधर भी 8 ही लिख लो, 4 हो जाएगा एक साइड और एक साइड 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। ठीक, ठीक है 6 हो जाएगा। तो ये जब कंप्लीट कैलकुलेशन आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 13R/O6 हो जाएगा। ठीक, ये सीबी मिक्स के लिए। अब सीबी मिक्स आ गया तो मेरे पास लगभग लगभग सारी कंडीशंस आ गई। सीबी मिक्स आ गया तो सीपी भी आ जाएगा। तो अब कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए बोला है, तो जो फर्स्ट स्टेप में बोल रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट किसके लिए कैलकुलेट करना है मेरे पास, फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम, फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट किया तो मुझे क्या हो जाएगा, इंटर जो भी क्यू की वैल्यू आएगी तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N टोटल हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, CV मिक्स हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा डेल टी। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप इसे कौन सा लिखोगे, V इज इक्वल टू कैसा, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो जैसे ये है Q की वैल्यू, तो N1 प्लस N2 को आप कितना लिख सकते हो, आप देखो तो 1/2 प्लस ऑफ कितना है 1/4। ठीक, यही चीज आप लिखोगे। देखो, इसी के लिए मैं हमेशा इस चीज के अपोज में रहता हूँ, क्योंकि आप डायरेक्टली इसे ऐसा भी लिख सकते थे कि देखो n इंटू सी बी बाई ऑफ जो सी मिक्स है ये आप डायरेक्टली वहां पर भी वैल्यू पुट कर सकते थे। ये N1 CV1 प्लस ऑफ मतलब 13R/8 ही होगा। यहाँ पर n इंटू सी बी मिक्स की वैल्यू 13R/8 ही होगा। मैं दो बार लिखने के चक्कर में नहीं था, लेकिन ठीक है अब लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये कितना हो गया 13/O, कितना लिखोगे 6 इंटू R। और टेम्परेचर की वैल्यू क्वेश्चन पे मेंशन है कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए, 0 से 100 तक जाना चाहिए। तो ये 0 से 100 तक जा रहा है। सब सीजीएस यूनिट में चल रहे होंगे तो कैलोरी के फॉर्मेट में आएगा। और क्वेश्चन पे बोला भी है, तो ये मेरे पास कितना हो गया 8 हो गया, और 8 हो गया तो ये 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। अपॉन में कितना हो गया, बोलो 3 क्यों होगा, 6 होगा ना, 6 हो जाएगा सॉरी। तो कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर 4 बाई ये कितना 3/4 कर लो। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो 13/8 आर की वैल्यू 2 इंटू 100 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये लगभग लगभग कितना हो जाएगा 325 कैलोरी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा कि ये 325 कैलोरी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, अब देखो ये तो आपके पास आ गया कांस्टेंट वॉल्यूम की। अब कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी क्वेश्चन पे बोला है, तो दूसरे में जब जाओगे तो आप किसके लिए जा रहे हो, फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर, फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर के लिए आप बात करो तो कांस्टेंट प्रेशर जो मिक्सिंग में रहेगा, ठीक, वो कैसा सीवी मिक्स हो जाएगा। और ये मेरे पास प्लस कौन सा है आर। तो सीवी मिक्स की जो वैल्यू देखने को मिली आपको कितनी मिली है 13/6 इंटू आर प्लस ऑफ आर आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। तो आप इसे लिखोगे कि ये 19R/6 हो गया। ठीक है, बहुत बेहतरीन, क्या दिक्कत है। तो अब आपको जो Q की वैल्यू चाहिए वो किसके लिए, P कैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो P कांस्टेंट रखना है तो फिर से वही N हो जाएगा। N की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा मेरे पास 1/2 प्लस ऑफ 1/4। Cp की वैल्यू आप लिखोगे कांस्टेंट प्रेशर में 19R ऑफ कौन सा 6, और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर 100 जब पहुंच रहा होगा 0 डिग्री से। तो ये कितना हो जाएगा 6 बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा 8। ठीक,
और ये कौन सा हो जाएगा 19R। इतना क्यों ही किचकिच करना है यार, 19/8 लिखो डायरेक्टली। ये कितना हो जाएगा 19/8, आर की वैल्यू 2 और ये 100, ये कैंसिल, ये 4 और ये कितना हुआ 25, और 25 9 जा कितना हो जाएगा 475, है ना, यही होगा। और वो भी किस में, कैलोरी में। बस इजी सा फॉर्मेट था, बस मैं थोड़ा स्लो करके बताया हूँ कि मतलब चीजें इजीली आपके माइंड पे रहे। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, जो कि कौन सा, डिफरेंट प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, या फिर कैसा, फर्स्ट लॉ इन थर्मोडायनेमिक, कैसा, डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस इन फर्स्ट लॉ, डिफरेंट प्रोसेस इन फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिफरेंट प्रोसेस इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है इस चीज को हम लोग देखेंगे। देखो तीन तरह की प्रोसेस हमने देखी थी, आइसोकोरिक, आइसोबरिक और कौन सा, आइसोथर्मल। इन तीनों प्रोसेस को देखते हुए अभी हम डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या कंडीशंस हो सकती है ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, हालांकि हमने ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अब एक बार पूरा समराइज वर्जन पे हम देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस हम लोग देखेंगे वो कौन सी होगी, आइसोबरिक। कौन सी होगी, आइसोबरिक। आइसोबरिक प्रोसेस, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आइसोबरिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइसोबरिक में कैसा होगा कि मेरे पास वो थर्मोडायनेमिक की प्रोसेस जहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, प्रेशर कांस्टेंट रख रहे होंगे। ठीक है, मतलब सभी फिजिकल चेंजेस इस तरह से होंगे कि प्रेशर कैसा रहे, मेरे पास कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो मैं लिखते भी चलता हूँ कि इस पे क्या होगा, व्हेन ए थर्मोडायनेमिक, व्हेन ए थर्मोडायनेमिक, when a thermodynamic system, when a thermodynamic system undergo, undergoes a physical, undergoes a physical, a physical, a physical, a physical change in, a physical change in such a way, such a way that, such a way that its pressure, that its pressure, that its pressure remain constant, pressure remains constant, pressure remains constant, then the change in कैसा रहेगा, known as isobaric। ठीक है, इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन और स्टेट पे हम ये जैसे जानते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा होगा, टेम्परेचर होगा। ये सब चीजें हमने देख लिया है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो मेरे पास कैसा है,
इसी को हम कौन सा लॉ बोल रहे थे, चार्ल्स लॉ भी बोल रहे थे। तो ये सब हम देख चुके हैं कि मेरे पास कैसा होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो हम इसे कैसा कहेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा होगा, टेम्परेचर होगा। तो यहीं पर से हम ये भी कहेंगे कि V1 बाय ऑफ V2 का जो रेशियो होगा वो T1 बाय ऑफ T2 के रेशियो के कैसा होगा, इक्वल होगा। यही चीज होगा। ठीक। अब अगर इसके इंडिकेटर डायग्राम की बात करें, इसके बाद इसी के इंडिकेटर डायग्राम की बात करता चलूं मैं, तो इसका इंडिकेटर डायग्राम किस तरह से दिखेगा ये चीज देखते चलो। इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। अभी हम कैसा प्रेशर का ही ग्राफ देखेंगे, एक बार टेम्परेचर के साथ और एक बार वॉल्यूम के साथ। तो देखो, एक बार किसके साथ देख रहे होंगे, प्रेशर विथ टेम्परेचर, और एक बार किसके साथ देख रहे होंगे, प्रेशर विथ किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। ठीक, इस तरह से देख रहे हैं। जब यहाँ पर एक पॉइंट होगा और आगे बढ़ेंगे तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, सेकंड पॉइंट, एक फर्स्ट से सेकंड के लिए इसी डायरेक्शन पे जा रहे होंगे। एक पॉइंट पे प्रेशर कुछ होगा, दूसरे पॉइंट पे प्रेशर मेरे पास कुछ होगा, लेकिन दोनों प्रेशर अलग होगा क्या, नहीं। एक पॉइंट पे टेम्परेचर कुछ और होगा, दूसरे पॉइंट पे टेम्परेचर कुछ और होगा, बट प्रेशर मेरे पास सेम होगा। सिमिलर वॉल्यूम में भी आपको देखने को मिलेगा कि एक पॉइंट पे वॉल्यूम कुछ और होगा। तो प्रेशर अगर सेम है तो मेरे पास जो प्रेशर सेम रहता है, तो जो लाइन पे प्रेशर सेम होता है वो हमेशा कैसा, प्रेशर वाली एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसा आप लिखोगे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये वॉल्यूम कुछ इस तरह से जाता हुआ दिख रहा होगा। या हो सकता है कि वॉल्यूम जब कंप्रेस होगा तो मेरे पास कैसा होगा, यही चीज उल्टी भी दिख सकती है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बस ऐसा दिखेगा। तो अब देखो एक्चुअल में ये दो चीज मैं जो दिखा रहा हूँ, ये दो अलग अलग चीजों को बताने के हिसाब से। ठीक है, चाहे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, देखो अब प्रेशर मेरे पास कैसा है, कांस्टेंट है, बट टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसका ऐसा है कि ये कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपांशन हो रहा है। चलो देखते हैं। इसी चीज को मैं चेंज कर देता हूँ, अब ज्यादा बेटर से आप बता पाओगे कि अगर मैं इसको वी एक्सिस कह दूँ, तो अब बताओ, फर्स्ट में वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब ये कैसा है, मेरे पास एक्सपांशन है। ठीक, और ये कौन सा है मेरे पास, कंप्रेशन। ये कौन सा मेरे पास, कंप्रेशन है, दो है। ठीक है, चलो अब इस पे कैसा होता है, मेरे पास हीटिंग और कूलिंग कैसा होगा ये चीज देखना है, कि मतलब क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा हीटिंग और कूलिंग से, ये चीज आपको देखते चलते। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, तो अब आप समझते चलना। तो देखो, इफेक्ट ऑफ कूलिंग देखते चलते हैं या हीटिंग के लिए कैसा है मेरे पास, नेक्स्ट सब हेडिंग कौन सा है, इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑब्लिक कूलिंग, हीटिंग ऑब्लिक कूलिंग इन आइसोबरिक, इन आइसो इन आइसोबरिक प्रोसेस। मतलब एक आइसोबरिक प्रोसेस में हीटिंग और कूलिंग का क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, इस चीज को हम लोग देखते चलते हैं। ठीक है, देखो पहले कैसा है, टेम्परेचर और इंटरनल मतलब कैसा, एक बार हीटिंग के लिए देख रहे होंगे और एक बार कूलिंग के लिए देखेंगे। तो मैं एक टेबल बनाते चलता हूँ ताकि हमें सभी चीजें इजिली समझ में आती हुई चले। ठीक है, चलो एक छोटा सा ऐसा टेबल मैं बना लेता हूँ। ये कौन सा है मेरे पास, आइसोबरिक, किसके लिए, हीटिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, आइसोबरिक, किसके लिए है मेरे पास, कूलिंग के लिए। ठीक है, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी के लिए देखते हैं। पहले किसके लिए देखते हैं, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है तभी तो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होता है। ठीक, देखो तो आइसोबरिक
अगर हीटिंग कर रहे हो, हीटिंग कर रहे हो और कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन की हो, कांस्टेंट प्रेशर की हो और हीट दे रहे हो, तो टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सॉरी, इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जब हीट हो रहा है मतलब वो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मेरे पास सो डेल यू मेरे पास कैसा हो जाएगा, इंक्रीजेस। सो हम लोग ये लिख सकते हैं, इंक्रीजेस। सो डेल यू इज मेरे पास कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो मेरे पास डेल यू कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये क्या होगा मेरे पास, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेस। मेरे पास ये अगर ये डिक्रीज करेगा तो मेरे पास क्या होगा, डेल यू। अब मेरे पास कैसा कूलिंग हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेस। सो मेरे पास कैसा होगा, इंटरनल एनर्जी का मेरे पास कैसा हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, चेंजिंग निगेटिव होगा। इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है, फाइनल कम है। ठीक। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, फिर किसकी बात कर ले हम लोग, वॉल्यूम की बात करें। तो ये बताओ, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे होगे या इंटरनल एनर्जी मेरे पास हीटिंग दे रहे होगे, तो मेरे पास क्या हो, वॉल्यूम कैसा होगा। देखो, इंटरनल एनर्जी अगर मैं मतलब गैसेस को एनर्जी दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, तो वर्क डन बाय क्या हो रहा होगा, गैस हो रहा होगा। वर्क डन पॉजिटिव होगा, मतलब गैस एक्सपेंड करेगी, मतलब एक्सपांड करेगी, तो इंक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा मेरे पास, इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण सो डब्ल्यू इज मेरे पास कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन बाय क्या हो रहा है, गैस हो रहा है। ठीक। यहाँ पर कूलिंग की कंडीशन पे वर्क डन ऑन दी गैस हो रहा होगा, तो मेरे पास ये क्या हो रहा होगा, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीजेस करता है। सो वर्क डन इज मेरे पास कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वर्क डन कैसा हो जाएगा मेरे पास, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम, और इसी को हम किस चीज के लिए भी जान रहे हैं, वर्क डन के लिए भी जान रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम के लिए। उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हीट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हीट की। तो हीट कैसा होगा, देखो, तो Q इज इक्वल टू एन सी पी इंटू डेल टी लिखते हो, यही लिखते हो। तो डेल टी अगर पॉजिटिव है तो हीट फ्लो कहाँ पर करेगा, इनटू दी सिस्टम करेगा। तो मेरे पास क्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो डेल टी मेरे पास कैसा है, इज पॉजिटिव है। डेल टी इज कैसा है मेरे पास, पॉजिटिव है। हेंस हीट फ्लो, हेंस हीट फ्लो, हेंस हीट फ्लो फ्रॉम, कैसा कर रहा होगा, फ्लो इनटू द सिस्टम, फ्लो इनटू द, इनटू द, फ्लो इनटू द सिस्टम। सो Q इज कैसा है मेरे पास, पॉजिटिव। Q कैसा होगा मेरे पास, पॉजिटिव होगा। ठीक। इसी तरह से ये जो Q होगा यहाँ पर मेरे पास डेल टी कैसा है मेरे पास, इज निगेटिव, इज निगेटिव है। तो मेरे पास हीट फ्लो मेरे पास कैसा, इनटू दिस सिस्टम नहीं होगा, फ्लो आउट ऑफ फ्रॉम दिस सिस्टम होगा। ठीक है। मेरे पास डेल टी इज निगेटिव है, हेंस हीट इज, हेंस, हेंस heat flow, hence heat flow out, flow out of the, flow out of the system, hence heat flow out the, out of the system. So Q इज कैसा हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, निगेटिव हो जाएगा। Q कैसा हो जाएगा मेरे पास, निगेटिव हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक। चल, अब इसके बाद और थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी चीज को। अब कैसा है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामेट्रिक्स देखते हैं, क्या ऐसा आइसोबोरिक प्रोसेस में कुछ कुछ होगा। ठीक है। तो देखो, अब जैसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर देख लेते हैं।
इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। ठीक है, तो अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखता हूँ कि क्या क्या है मेरे पास, तो ये देखो स्पेसिफिक हीट सबसे पहले इसकी चेक करते हैं। तो देखो स्पेसिफिक हीट फर्स्ट किसके लिए मैं देख रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट के लिए। मतलब हम जब यहाँ पे Cp की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास कितनी होती है स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, Cp इज इक्वल टू F/2 प्लस 1 इंटू आर, ये चीज आप लिखते हो। ठीक, अब दूसरे स्टेप पे देखो कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है मतलब बल्क मॉडुलस भी आता है प्रेशर और चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम के कारण। तो आप क्या लिखो पूछोगे अब कि ये मेरे पास कौन सा बल्क मॉडुलस, क्या देखना चाह रहे हो आप, बल्क मॉडुलस ओ, बल्क मॉडुलस ओ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करो तो आप इलास्टिसिटी को या बल्क मॉडुलस को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, जहां पे ये लिखते हो आप कि चेंजिंग ऑफ प्रेशर अपॉन चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम के रेशियो को ही आप इससे मेंशन करते हो। आप ये बताओ, आप इसी में ये बोलते हो कि डेल पी की जो वैल्यू है चेंजिंग ऑफ प्रेशर जीरो, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रेशर है। अगर आप इससे डेल पी की वैल्यू जीरो मेंशन करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ पे k की वैल्यू कितनी होती है जीरो। मतलब इसमें बल्क मॉडुलस या इलास्टिसिटी की वैल्यू जो देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक है, चल इसके बाद इसके वर्क डन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप, इसमें वर्क डन की बात करते हैं। तो थर्ड स्टेप इसी में हम किस चीज की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं कि वर्क डन कितना देखने को मिलेगा। तो देखो वर्क डन के लिए हम क्या क्या लिखेंगे तो समझना, वर्क डन में क्या लिखते हैं हम कि वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डी वी लिखते हो आप। ठीक, और ये कौन सा हो जाता है वी इनिशियली और ये कौन सा होता है वी फाइनल। आपको प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट। ठीक, तो आप इसे लिखोगे कि ये वी फाइनल माइनस कौन सा हो जाएगा, वी इनिशियल हो जाएगा। ठीक, अब यहीं पर आप जाओ तो ये कितना होता है चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम P इंटू डेल वी। तो इसी में आपको ये वॉल्यूम जो है चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा होता है चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर के। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि ये एन आर इंटू कितना हो जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हो जाएगा, ये भी लिख सकते हो। या इसी को एन आर इंटू कितना आप डेल टी लिख सकते हो। ठीक है, इतना लिख सकते हो ना। चलो इसके बाद एक और है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, पूरा का पूरा जितना अभी हमने पढ़ा है सब समराइज करके मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, फिर मैं किसकी बात करता हूँ, फोर्थ नंबर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने क्या क्या सीखा है ये चीज देखते चलते हैं। जहां पे हमें मालूम है कि Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस कौन सा हो जाएगा, W हो जाएगा। ठीक, जो Q की वैल्यू है वो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। जहां से Q की वैल्यू आप ये भी लिखते हो कि ये N इंटू सी पी इंटू कितना हो जाता है, डेल टी हो जाता है। ठीक है, जहां पे ये N इंटू सी पी की जो वैल्यू आप लिखते हो वो गामा आर बाई गामा माइनस वन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है मेरे पास चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर के इक्वल होता है। ठीक, ये तो Q की वैल्यू। अगले स्टेप में यहीं पर चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी के लिए आप क्या लिखते हो, N इंटू सी वी इंटू डेल टी या N इंटू एडियाबेटिक के फॉर्मेट में आर गामा माइनस वन इंटू डेल टी, ये लिखते हो। ये एकदम रिकॉलेशन है, इससे रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए बार बार ये रिकॉलेशन मैं आपको देते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो ये हुआ, ये कौन से लॉ के लिए हुआ था हमारे पास, आइसोबरिक के लिए। अब मैं किसको देखना चाहता हूँ, आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस के लिए मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट अब मैं किसके लिए देख रहा हूँ कि मेरे पास एक किसके लिए हो जाए सेकेंड, आइसो
कोरिक, आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक, कोई भी एक फॉर्मेट में आप इसे कह सकते हैं। ये कौन सा है? आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ठीक, देखो आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस मतलब कैसा होगा। यहाँ पे हम क्या कांस्टेंट रख रहे होंगे? वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, क्या एक्सपेंशन और कंप्रेशन होगा? क्या कांस्टेंट वॉल्यूम में एक्सपेंशन और कंप्रेशन ये दो चीज देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात क्लियर है आपकी? ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर सिर्फ ये होगा कि प्रेशर बढ़ रहा होगा। अगर मेरे पास टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने के साथ की बात कर रहे होंगे तो टेम्परेचर में कैसा हो रहा होगा? प्रेशर बढ़ रहा होगा, इस हिसाब से हो रहा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं ना, धीरे धीरे हम लोग सब चीजें देखते चलेंगे, हमने कोई जल्दी नहीं। ठीक है, तो देखो कैसा है हमारे पास। वेन ए थर्मोडायनेमिक, वेन ए थर्मोडायनेमिक, वेन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, when a thermodynamic process undergo, when a thermodynamic process undergoes, thermodynamic process undergoes a physical change, a physical change, a physical change, such a way, such a way that, such a way that its volume, its volume remains constant, volume remains constant, constant, then the change, then the change, then the change, change, then the change is known as, is known as isocoric process, isocoric process। इसी को ओबे लॉ भी बोले थे हम, है ना? ठीक है, देखो यहाँ पर आप क्या लिख रहे थे कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जा रहा था? टेम्परेचर। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर से ये लिख रहे थे कि ये P1/T1 होगा, या फिर मेरे पास ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर से कैसा होगा? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर, मतलब P1/P2 का जो वैल्यू होगा वो T1/T2 के कैसा होगा मेरे पास? इक्वल होगा, ऐसा। ठीक है, अब अगर इसी के इंडिकेटर डायग्राम की बात करते हैं। ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर इसके इंडिकेटर डायग्राम की मैं बात की तो देखो इस प्रोसेस में आप ये समझो कि ये मेरे पास ये प्रेशर है और ये कौन सा है? वॉल्यूम। ठीक है, तो एक बात समझो कि मेरे पास कैसा होगा, एक बार प्रेशर बढ़ेगा और एक बार प्रेशर डिक्रीज हो। अगर कुछ इस तरह से प्रोसेस में गया, ठीक है, इस तरह से कुछ प्रोसेस मेरे पास ऐसे जाना स्टार्ट किया, पॉइंट फर्स्ट से पॉइंट सेकेंड तक मैं गया। ठीक है, वॉल्यूम कैसा है? मेरे पास कांस्टेंट है, तो ये मेरे पास फर्स्ट पोजीशन से सेकंड में गया, तो यहाँ पे मेरे पास प्रेशर कैसा दिखेगा? मेरे पास प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? मेरे पास इंक्रीज करेगा। दूसरे स्टेप में अगर मैं इसी के लिए बोला, ये मेरे पास प्रेशर है और ये कौन सा है मेरे पास? वॉल्यूम। ठीक है, और अगर मैं इसमें फर्स्ट पोजीशन से यहाँ पे गया, ठीक,
ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है और ये नीचे चला गया, तो एक्चुअल में यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा होगा मेरे पास, डिक्रीज कर रहा होगा। प्रेशर क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। इस तरह से आप इसके इंडिकेटर डायग्राम को समझ सकते हो। ठीक है, देखो अब इसमें इफेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग देखते हैं, और जो जो अभी हमने पिछले में देखा सेम चीज को वापस रिपीट करके देखते हैं। ठीक है, चलो तो अब जैसे अगर मैं इस पे ये देखना स्टार्ट किया कि मेरे पास कैसा हो सम इम्पोर्टेंट, या फिर नहीं, पहले इफेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑब्लिक ऑब्लिक कूलिंग और वेरियस पैरामीटर्स। इफेक्ट ऑफ हीटिंग, कूलिंग और वेरियस पैरामीटर। ठीक है, इस चीज के लिए था। ठीक, तो देखो आइसोकोरिक की हीटिंग के लिए अलग और आइसोकोरिक की कूलिंग के लिए फिर वही टेबल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ड्रॉ करते चलते हैं, हम लोग देखते चलेंगे क्या क्या है और कैसा है। ठीक है, ड्रॉ करते हैं टेबल। ठीक, ये कौन सा है मेरे पास, आइसोकोरिक। ठीक है, ये कौन सा है, आइसोकोरिक हीटिंग के लिए, और ये कौन सा है, आइसोकोरिक कूलिंग के लिए। ठीक है, आइसोकोरिक हीटिंग और आइसोकोरिक कूलिंग, दो तरह से। ठीक है, पहले किसमें, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी में देखते हैं। किसमें देख रहे हैं हम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। देखो एकदम सही है भाई, अगर हीटिंग दे रहे हैं तो मेरे पास कैसा इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा, क्या कर रहा होगा, इंक्रीज करेगा। तो मेरे पास इंक्रीज करेगा तो सो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास डेल यू इच कैसा है, मेरे पास पॉजिटिव है। डेल यू इच कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आइसोकोरिक में मेरे पास कैसा करेगा, ये डिक्रीज करेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डेल यू मेरे पास कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इंटरनल एनर्जी, कूलिंग में टेम्परेचर कम होगा, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। हीटिंग में टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक, अब प्रेशर एंड वर्क डन। ठीक, प्रेशर पिछले बार में वॉल्यूम था, इस बार में प्रेशर और वर्क डन देख रहे होंगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर एंड वर्क की बात कर रहे हैं कि प्रेशर और वर्क कैसा हो। देखो हीटिंग कर रहे हो तो प्रेशर कैसा करेगा, इंक्रीज करेगा। प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर क्या कर रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। प्रेशर इंक्रीज करेगा बट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बट वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम अगर डिक्रीज कैसा होगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूमेट्रिक के लिए बात करें तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। और वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, तो वर्क डन जीरो। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि सो वर्क डन इच कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आइसोकोरिक में कैसा, जब कूलिंग की बात करोगे तो प्रेशर क्या हो रहा होगा मेरे पास, प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। प्रेशर डिक्रीजेस, फिर वही वॉल्यूम कैसा रहेगा, बट वॉल्यूम कांस्टेंट।
वॉल्यूम कांस्टेंट, सो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन इज कैसा रहेगा, फिर से जीरो। मतलब हीटिंग और कूलिंग इन आइसोकोरिक प्रोसेस में मेरे पास प्रेशर बढ़ रहा होगा, प्रेशर घट रहा होगा, बट वर्क डन हर बार कितना, जीरो। ठीक है, चलो ये हुआ। हीट कैसा होगा ये बताओ, क्यू की वैल्यू। ठीक, हीट कैसा होगा, इंपॉर्टेंट चीज कि हीट का कैसा फॉर्मेट होगा। तो हीट के लिए कैसा लिखोगे, Q इज इक्वल टू एन इंटू सी वी इंटू डेल टी। ठीक, तो अब डेल टी बढ़ेगा तो मेरे पास कैसा है, डेल टी मेरे पास कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये कंफर्म है कि मेरे पास एन सी वी तो कांस्टेंट ही है, मेरे पास हीट फ्लो इनटू द कैसा होगा, सिस्टम होगा। क्यू कैसा होगा मेरे पास, पॉजिटिव होगा, मतलब कैसा, हीट फ्लो, हीट फ्लो इनटू द सिस्टम कैसा हो जाएगा मेरे पास, इनटू द सिस्टम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कैसा होगा, जो Q की वैल्यू होगी वो भी n इंटू सी बी इंटू कितना है, डेल टी है। बट डेल टी मेरे पास यहाँ पे कैसा है, निगेटिव है, और Q की भी वैल्यू कैसी है मेरे पास, निगेटिव। तो जो हीट फ्लो होगा, हीट फ्लो कैसा हो जाएगा मेरे पास, हीट फ्लो, या हीट फ्लो होगा या हीट निकाला जाएगा, हीट फ्लो आउट होगा। कैसा होगा, हीट फ्लो आउट फ्रॉम दिस सिस्टम, हीट फ्लो आउट फ्रॉम दी सिस्टम। यही चीज आपको देखने को मिलेगी, देख लो, ये प्रॉपर मैं आपको लिख के दे। ठीक है, चलो इसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इसके देखते हैं, किसने, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं क्या क्या होता है और किस तरह से होता है। ठीक है, चलो अब देखो इसके कैसा इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखते हैं कि क्या क्या होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में समझो कि क्या क्या हो। पहला, सबसे फर्स्ट जब हम बात कर रहे होंगे किसकी, स्पेसिफिक हीट की, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम वाली वर्क कर जाएगी, जो कि कितना होगा, Cv, जिसे हम डायरेक्टली F/2 इंटू कितना लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेप पे हम क्या लिखेंगे कि बल्क मॉडुलस, किसको देख रहे होंगे हम, बल्क मॉडुलस, किसको देखेंगे हम, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास कितनी होगी। तो आप क्या लिखते हो कि K इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल बी बाय ऑफ क्या लिखते हो, V लिखते हो, और ये माइनस। ठीक, हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, जीरो है, और चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू जीरो है, मतलब K की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। K की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है। ठीक, उसके बाद तीसरे स्टेप पे जाओगे आप कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में के की वैल्यू वहां पर कितनी हो गई थी, इनफाइनाइट हो गई थी। अब वर्क डन कितना होगा, ठीक है, तो ये वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, तो वर्क डन हम ऐसे जानते हैं कि जो हमारे पास कैसा है कि V कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट है तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि वर्क डन मेरे पास अगर V कांस्टेंट है तो वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, आप खुद बताओ। ये P इंटू डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आप ये देखना चाहते हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक, तो आपके पास सब आसान हो गया है, देखो कुछ करना नहीं है। Q इज इक्वल टू आप डायरेक्टली लिखोगे कि डेल यू प्लस ऑफ डब्ल्यू होगा, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक, तो आप ये लिख सकते हो कि जो Q की वैल्यू है वही डेल यू के इक्वल है, और डेल यू की वैल्यू n इंटू सी वी इंटू डेल टी होता है। और तो और आप चाहो तो इसी फॉर्मेट को इसको एडियाबेटिक के फॉर्मेट में भी तो आप लिख सकते हो। बस इतनी चीज है, यही होता है।
बोलो। और भी तरीके हैं। एनआर डेल्टी को आप क्या क्या लिख सकते हो ये भी तो समझो। आप इसे लिख सकते हो पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन गामा माइनस वन, जहाँ पे वी फाइनल और वी इनिशियल कांस्टेंट। तो आप सिर्फ कितना लिख सकते हो वी फाइनल, या मतलब वी इंटू डेल पी अपॉन गामा माइनस वन भी लिख सकते हो। ठीक है, कितना तक समझ में आया? अब नेक्स्ट अपने पास कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। चलो देखते हैं। देखो, अब हम जैसे थर्ड जो देख रहे हैं कौन सा होगा हमारे पास, आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा है हमारे पास, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। किसकी बात करेंगे हम, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें देखने को क्या क्या मिलेगा, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस तब होगा जब टेम्परेचर कैसा रखा जाए, कांस्टेंट मेंटेन किया जाए। ठीक है, तो देखो व्हेन ए थर्मोडायनेमिक, बट इसके लिए दो कंडीशन भी है ना, वो कंडीशन अभी मैं नोट डाल के एकदम प्रॉपर आपको ये मेंटेन रखना है। ठीक है, देखो व्हेन ए थर्मोडायनेमिक, व्हेन ए थर्मोडायनेमिक, व्हेन ए थर्मोडायनेमिक system, when a thermodynamic system undergoes, undergoes goes a physical, a physical, undergoes a physical change in, a physical change in such a way, a physical change in such a way, in such a way, in such a way that its temperature, that its, that its temperature remain constant, temperature remains constant। ठीक, तो देन द चेंज, चेंज इज नोन एज आइसोथर्मल, ये जानते हैं। ठीक है, बट आइसोथर्मल के लिए हमारे पास पास कुछ एसेंशियल कंडीशन है। तो मैं उसे एकदम प्रॉपर तरीके से ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो मैं किससे लिख रहा हूँ ग्रीन कलर से, एसेंशियल, एसेंशियल कंडीशन, essential condition for isothermal, for isothermal। ऐसा किसमें नहीं है मेरे पास, आइसोबरिक और आइसोकोरिक, ये दोनों में ये चीज नहीं है, बट इसके लिए ये एसेंशियल कंडीशन मस्ट भी फुलफिल करना है, मस्ट भी है एकदम, चाहे जो भी आप करो ये चीज फुलफिल होनी चाहिए। और ये दोनों कैसी कंडीशन है, एक आइडियल कंडीशन है जो कि नहीं फॉलो हो सकता है ना। ठीक, तो मेरे पास कैसा है, एक तो हो जाएगा फिर भी, लेकिन दूसरे के लिए थोड़ा रहता है। देखो फर्स्ट कंडीशन कैसा है, द वॉल ऑफ कंटेनर, द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ऑफ द कंटेनर, ऑफ द कंटेनर, द वॉल ऑफ द कंटेनर must be, the wall of the container must be perfectly, must be perfectly, must be perfectly conducting, perfectly conducting to allow, to allow free exchange, free exchange, free exchange of heat, free exchange of heat between the, between the gas,
between the gas and between the gas its and its surrounding and its surrounding. The wall of the container must be perfectly conducting to allow free exchange of heat between the gas and its surrounding. मतलब मेरे पास इस कंडक्टर मतलब इस कंटेनर की वॉल ऐसे होनी चाहिए कि ये गैस की हीट उसके सराउंडेड पे क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। तो ये तो पॉसिबल है कि सराउंडेड की रिस्पेक्ट में हो जाए, बट सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड कंडीशन कि कैसा होना चाहिए, ये प्रोसेस बहुत स्लो होनी चाहिए, इतनी स्लो कि सराउंडेड के रिस्पेक्ट में हीट एक्सचेंज मतलब सराउंडेड को इसको हीट एक्सचेंज करने का टाइम मिल सके। ठीक है, तो ये कैसा है, द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपांशन compression or expansion should be should be so slow so slow so as to so as to provide provide time for provide time for the exchange of for the exchange of exchange of heat। ठीक, exchange of heat मतलब ये कैसा है, मस्ट बी फुलफिल होना चाहिए। मतलब ऐसा कैसा है कि एक्चुअल में एक चीज ये मान लो कि ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता जो परफेक्टली आइसोथर्मल। रीजन कि चाहे आप उसको हीट दो तो ऐसा होगा ही होगा कि वो अपने सराउंडेड के रिस्पेक्ट में कुछ ज्यादा हीट लेके बैठा हो, हमेशा ऐसा हो। ठीक है, चाहे आप कितनी भी स्लो करो, और ऐसा कोई भी हो मेरे पास सिस्टम, अगर ये तभी पॉसिबल है जब हम उसे कैसे देखो, जैसे अगर मान के चलो कहीं पर मैं आग जलाऊं, ओपन सिस्टम की बात करो, तो उसके सराउंडेड में ऑलवेज भी हीट एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा कंपेयर टू दूर में। तो चाहे मैं कितना भी ओपन सिस्टम ही क्यों ना ले लूं, मेरे पास हीट एक्सचेंज होने में टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक, तो ऐसा कोई भी बॉल परफेक्टली नहीं बना सकते कि जो तुरंत ही हीट को पूरा का पूरा पहुंचा दे बाहर, और एकदम तुरंत ही तुरंत कैसा सराउंडेड के रिस्पेक्ट में न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो एक नोट की कंडीशन है वो ये चीज रहती है कि मेरे पास दीज टू कंडीशन आर नॉट फुलफिल, दीज टू कंडीशंस these two condition these two conditions are not these two conditions are not fully fully realized realized in in practice, therefore therefore no process therefore no process is is perfectly perfectly isothermal आइसोथर्मल। ठीक है, ऐसा कोई भी ओफ मेरे पास ऐसा नहीं हो सकता कि जो परफेक्टली आइसोथर्मल की कंडीशन में। ठीक, चलो इसके बाद देखते हैं, जैसे इसके इक्वेशंस की जब बात करते हो तो प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वॉल्यूम होता है। यहाँ पे चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो आप ये लिखते हो कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। मतलब ये पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन कैसा है, कांस्टेंट है। मतलब आप ये कहते हो कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसा रहेगा, मेरे पास कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक का प्रेशर बढ़ेगा तो दूसरे का वॉल्यूम क्या होगा, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा होता है, उल्टा लिख दिया ना।
तो ये होता है V2/O V1, ऐसा ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसका इंडिकेटर डायग्राम कैसा देखने को मिलेगा ये चीज समझो। ठीक, तो इसके इंडिकेटर डायग्राम की अगर हम बात करें, अगर मैं इसके इंडिकेटर डायग्राम की बात करूं, तो ये मेरे पास किस तरह से होगा, इस चीज को समझो कि इंडिकेटर डायग्राम किस तरह से होगा। देखो, अगर मैं ये बोला कि ये मेरे पास प्रेशर है, ठीक, ये कौन सा है, वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। ठीक, इस तरह से मैं दिखाना स्टार्ट किया, मतलब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वॉल्यूम होगा, और इस तरह से होगा। जब मेरे पास वॉल्यूम जीरो होगा तो प्रेशर इनफाइनाइट हो जाएगा, कुछ इस तरह से चलेगा। ठीक है, अब देखो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, आप ये देखो कि मेरे पास P/V ये एक कांस्टेंट की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है, कांस्टेंट की तरह दिख रहा है। तो अभी आपको जस्ट जब मैं आइसोथर्मल की कंडीशन पढ़ाया था, तब आप याद करो, जिसका जितना ज्यादा स्लोप है उसका टेम्परेचर उतना ही कैसा है होते जा रहा है, कम होते चला जा रहा है। ठीक, तो आप ये मानो कि इसी फॉर्मेट से आप ये माने थे कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व दिखाता है, मतलब जिसका जैसा स्लोप है उसके हिसाब से वो किसको दिखा रहा होगा, उसका स्लोप आइसो, मतलब जैसे कोई कर्व ऐसा बना तो ये उसके किसको, कांस्टेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, ये तब जब P और V का मल्टीप्लिकेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो। तो देखो इसमें स्लोप कैसे इसका फाइंड करोगे, तो ये चीज देखो, ये सब बताया हुआ है, आप पीछे वीडियो पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल की मैं बात किया, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व की बात मैं कर रहा हूं, तो मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा ये चीज देखो। ठीक, तो ये प्रेशर है, ये कैसा है मेरे पास, वॉल्यूम है, ये कैसा है, प्रेशर। कोई कर्व कुछ इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पे जस्ट मैं एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक, ये मेकिंग ऑफ एंगल यहाँ से कितना रख दिया है, थीटा रख। ठीक, ये P है, एक मेरे पास V है, इस तरह से ये लाइन दिख रही है। ठीक, अगर मेरे पास ये है तो आप ये बताओ P और V का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, मेरे पास कांस्टेंट होगा। कैसे मैं कहूंगा कि इसका स्लोप मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका स्लोप एक्चुअल में P और V को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसको सिर्फ क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में आप करो, जिसके भी रिस्पेक्ट में करना है, P या V में से कोई से भी रिस्पेक्ट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, P के रिस्पेक्ट में कर लो। देखो, तो वॉल्यूम कैसा है, वेरी कर रहा है प्रेशर के रिस्पेक्ट में, प्रेशर वेरी कर रहा है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट, यही होता है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा P के रिस्पेक्ट में, तो एक्चुअल में आपको ये दिखेगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ P के रिस्पेक्ट में जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक, अब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो पहले फर्स्ट फंक्शन वॉल्यूम एज इट इज रहने दो, प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, प्रेशर के रिस्पेक्ट में प्रेशर को डिफरेंशिएट करोगे, फिर प्लस हो, क्या करोगे, प्रेशर को एज इट इज ले लोगे और वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, वॉल्यूम को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट जीरो हो जाएगा। तब आपको दिखेगा कि ये मेरे पास कैसा है, ये वैल्यू मेरे पास अगर देखो तो वी डी पी प्लस ओ पी डी वी इज इक्वल टू कैसा देखने को मिल रहा है, जीरो देखने को मिल रहा है। कैसा देखने को मिल रहा है, ये जीरो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर इस चीज को आप और अच्छे से देखना स्टार्ट करो, तो आप कुछ नहीं करना, बस P इंटू डी वी को इस साइड ही रखना, दूसरे को सेकेंड साइड लेके जाओ, V इंटू डी पी। अब अगर आप इसको कंपेयर करो तो आपको कुछ देखने को मिलेगा। देखो, बस कंपेयर करो। देखो, अगर मैं इसको अच्छे से देखूं तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि कैसा डीपी बाई, ये कैसा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो चेंजिंग ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम देखना स्टार्ट करोगे तो ये पी बाई वी और माइनस हो जाएगा। डीपी बाई ऑफ डीपी ही इसके किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को।
और इसका स्लोप कौन सा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, जिसे मैं डी पी बाई ऑफ डी वी इज इक्वल टू माइनस पी बाई ऑफ वी लिखूंगा। तो इसका जो स्लोप है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस पी बाय वी। ठीक है। चल, फिर उसके बाद इसके कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखना स्टार्ट करते हैं, पैरामीटर्स जो देखेंगे, जैसे सब में देखें उसी तरह से इसमें भी देखना स्टार्ट करेंगे। देखो कैसा, सम इम्पोर्टेंट, some important parameter, some important parameters in isothermal process, in isothermal process, some important parameter in isothermal process। ठीक, तो देखो इस आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसा है, प्रेशर भी वेरी करेगा और वॉल्यूम भी वेरी करेगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो इसका वर्क डन आएगा ना, ये P इंटू डेल वी होगा ना V इंटू डेल पी होगा, ठीक है, और ना जीरो होगा। ठीक, वर्क डन की बात कर रहे हो। ठीक, अब यहाँ पे वर्क डन जो आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ वी इनिशियल से वी फाइनल तक के लिए होगा, किसके मतलब इंटीग्रेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू डी वी और वी इनिशियल से लेके वी फाइनल तक, जहाँ पे ये कितना हो जाएगा एन आर टी। ठीक, और इसे हम क्या लिखेंगे, log ऑफ द बेस ई वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ठीक, ये कहाँ से आता है हमने पूरा देख लिया है और सब चीज समझ लिया। ठीक, आइसोथर्मल में भी हो या चाहे जैसा भी हो, ठीक है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो निगेटिव। ठीक है, और एरिया अंडर द कर्व हमने देख ही लिया है। ठीक, ठीक, अब देखो इसके बाद दूसरा इसके स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक हीट पे हमारे पास क्या होगा कि चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर कितना हो जाएगा, जीरो, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो स्पेसिफिक हीट को हम क्या लिखते हैं, Q अपॉन एम इंटू डेल टी लिखते हैं। इस फॉर्मेट में तो यही लिखते हैं, जहाँ पे डेल टी ऑफ मेरे पास जीरो हो जाएगा तो C की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इनफाइनाइट के इक्वल हो। तो जब हम इस पे देखेंगे तो हमें ये दिखेगा कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस कितनी होती है, मेरे पास इनफाइनाइट होती है। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, थर्ड नंबर पे हम आइसोथर्मल आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो आइसोथर्मल के लिए हमें क्या क्या होगा, देखो तो फॉर आइसोथर्मल के लिए हम ये जानते हैं, अभी जस्ट पहले ही हम डिराइव करके आए हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पीवी की वैल्यू जब हम कांस्टेंट लिख रहे थे तब हमने ये भी देखा था कि P इंटू डी की जो वैल्यू है वो माइनस वी इंटू डी के कैसा था, इक्वल था, जहां पर से जो प्रेशर की वैल्यू है वो dp बाय ओ कौन सा था, माइनस का dv बाई ओ v हो जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के रेशियो के कैसा होगा अपने पास, इक्वल होगा। इसी को हम ई थीटा से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब आइसोथर्मल में जो इलास्टिसिटी होगा वो डायरेक्टली प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, प्रेशर के इक्वल होगा। इन आइसोथर्मल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू ऑफ कैसा होगा मेरे पास, इलास्टिसिटी के इक्वल होगा, ये आइसोथर्मल में होगा। ठीक, फिर फोर्थ चलते हैं, फोर्थ किसके लिए चल रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के लिए चलते हैं। किसके लिए चलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के लिए देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक, तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें मालूम है कि Q की वैल्यू जो होगी वो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस ऑफ वर्क डन के इक्वल, इतनी तो होगी। ठीक, कांस्टेंट टेम्परेचर में इंटरनल एनर्जी कहाँ चेंजेस होगी, ये जीरो होगी, मतलब जो भी मेरे पास Q की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली वर्क डन के इक्वल हो जाएगी। अगर हीट सप्लाई किया गया है तो मेरे पास वर्क डन होगा। ठीक, मतलब अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव है तो चेंजिंग ऑफ वर्क डन होगा, है ना। अगर हीट सप्लाई किया कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए तो मेरे पास कैसा वो एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ तक ये अपनी पूरी प्रोसेस थी। जहाँ तक मैंने अभी आपको बताया ये सब पूरा रिकॉलेशंस के लिए, इस वीडियो में तो मैक्सिमम रिकॉल ही हुआ है आपके पास पूरी प्रोसेस। ठीक है, अगर आप यहाँ तक प्रॉपर अपने आप को सॉल्व करते हुए और ये सब चीज़ करते हुए आ रहे हो, ठीक है, तो गारंटी अभी तक आपके चैप्टर का कॉन्सेप्ट बन गया हो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत स्पेसिफिक कुछ है या फिर बहुत ज़्यादा लेंदी है, नहीं। ठीक, तो अब जैसे जब हम नेक्स्ट पार्ट में जब आएंगे तो सिर्फ न्यूमेरिकल पे पढ़ेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस इसकी कुछ कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, कि एडियाबैटिक प्रोसेस में ये सारे डायग्राम किस तरह से दिखेंगे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए ही ये सब रिकॉल करके आपको एक बार ऐसे दिया गया है। ठीक है, जैसे वो पढ़ेंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम गैसेस के मिक्सचर पे चले जाएंगे कि मेरे पास फ्री एक्सपांसन कैसा होता है। अच्छा, मिक्सिंग तो पढ़ लिए, फ्री फ्री एक्सपांसन पढ़ेंगे और पोलिट्रोपिक प्रोसेस पढ़ेंगे, और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पर लगभग लगभग जाके हमारा चैप्टर कैसा एंडिंग में पहुँच रहा होगा, रिवर्सेबल इरिवर्सेबल ये सब होगा, फिर लास्ट पे हीट इंजन और कौन सा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट साइकिल, ये सब पढ़ के हम चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। देखो कार्नोट और रेफ्रिजरेटर मैं सब पढ़ाऊंगा। कार्नोट है कि शायद कैंसिल आउट हो गया है सिलेबस से, ऐसा कैंसिल हो रहा है, लेकिन अपन पढ़ेंगे सब। ठीक है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, लगभग लगभग 10-15 पार्ट में सब खत्म हो जाएगा। ठीक, चलो इस पार्ट के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।